हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एंजल फॉल्स समटाइम। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जो कि अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है कि उस साल मैं 23 साल का था। मैं सोचता था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन फिर अचानक से मेरे फ्यूचर के दरमियान डेथ आ गई। वक्त कम होता जा रहा था तो मैंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगा। अब लिनताओ को दिखाया जाता है जो कि फुटबॉल खेल रहा होता है। इसके बाद इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम एनसी है जो कि एक डम्पलिंग शॉप पर काम कर रही होती है। अब लिनताओ एनसी के पास डम्पलिंग खरीदने के लिए आता है तो एनसी कहती है कि डम्पलिंग तो खत्म हो गए हैं। लिनताओ कहते हैं कि ये क्या है। एनसी कहती है कि ये डम्पलिंग सही से रैप नहीं हुए। लिनताओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इन्हीं को पैक कर दो। एनसी लिनताओ को इसकी डम्पलिंग देती है और लिनताओ ये डम्पलिंग्स देने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब एनसी के पास इसकी दोस्त आती है। ईशन अभी अपना दांत रिमूव करवा कर आई होती है तो एनसी इसको कहती है कि तुम इन पर अपने इतने पैसे क्यों खर्च करती हो। ईशन कहती है कि दांत निकलवाने से आपके फेस की शेप सुंदर हो जाती है। ये तो एनसी को भी इस पर पैसे खर्च करने के लिए कह रही होती, लेकिन एनसी कहती है कि मुझे पैसे सेव करने हैं। अगर मैं 4000 यॉन की अपनी मंथली मॉर्गेज पे नहीं कर पाई तो मैं अपना अपार्टमेंट खो दूंगी। एनसी पूछती लेकिन तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिलते हैं। ईशन कहती है कि मैं दिन रात लाइव स्ट्रीम्स करके चीजें बेचती हूँ। मैंने तो तुम्हें भी लाइव स्ट्रीम करने का कहा था लेकिन तुमने इनकार कर दिया और अब इस अजीब सी शॉप पर काम कर रही हो। एनसी कहती है कि मैं कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ। अब लिनताओ खाना बना रहा होता है। इसका दोस्त इसके पास आता है जिसको फुटबॉल खेलते हुए चोट लग गई होती है। ये डम्पलिंग्स को देखकर कहने लगता है कि क्या ये वाकई में ही डम्पलिंग्स हैं। लिनताओ कहता है कि खाना ना खाना तुम्हारी मर्जी है। लिनताओ का दोस्त कहने लगता है कि हमें छुट्टियां हैं, मेरे घर पर रहना डोम में रहने से ज्यादा बेहतर है। लिनताओ कहता है कि मुझे डोम में अकेले रहने से कोई मसला नहीं है। लिनताओ का दोस्त कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है और अब तुम भागना चाह रहे हो। लिनताओ इसकी बात सुनकर हंसने लगता है। हीशन और एनसी घर पर होती हैं तो हीशन कहती है कि फुटबॉल मैच के लिए सीनियर आज स्कूल आए थे। एनसी कहती कि तुम किस सीनियर की बात कर रही हो तो हीशन कहती है कि जियांग चुचंग की। अब एनसी भी आज के फुटबॉल मैच की पिक्चर्स देखने लगती है और एनसी को पिक्चर में लिनताओ भी दिखाई देता है और हीशिंग से पूछती है कि ये लड़का कौन है। हीशिंग कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम। एनसी कहती है कि ये वो लड़का लग रहा है जो आज मुझसे डम्पलिंग खरीद कर लेकर गया। क्या ये भी हमारे स्कूल से ही है। हीशिंग कहती है कि ये स्कूल का सोकर मैच था, यकीनन वो हमारे स्कूल से ही होगा। अगली सुबह ट्रेन में लिनताओ और एनसी दोनों मौजूद होते हैं लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। फिर ये दोनों एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। लिनताओ अपने डैड से बात कर रहा होता है। लिनताओ अपने डैड से कहता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। इसके डैड कहते हैं कि मुझे कुछ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सीरियस मसला नहीं है, इसलिए तुम फिक्र किए बगैर अपनी इंटर्नशिप करो। लिनताओ कहता है कि मैं नहीं कर सकता। अब हमेशा कहते हैं कि आप ठीक हैं, मैं इंटरव्यू देने के बाद फौरन वापस आ जाऊंगा। डैड कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को कॉल करके बता देना, कल जब वो आई थी तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था। लिनताओ कहने लगता है कि मॉम ने मेरे बारे में क्या पूछा था तो डैड कहते हैं कि वो ये पूछ रही थी कि तुम वापस आओगे या नहीं। लिनताओ कहता है कि मॉम ये के साथ बिजी हैं, उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा। एक्चुअल में लिनताओ अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है। लिनताओ अपनी मॉम को मैसेज करता है कि मैं हॉलीडे इंटर्नशिप कर रहा हूँ इसलिए मैं वापस नहीं आ सकूंगा। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय डायरेक्टर से एक और चांस मांग रहा होता है। इसको आने में देर हो गई होती है क्यों इसकी ग्रैंडमा बहुत बीमार होती है। डायरेक्टर इसको जॉब से निकाल देता है। लिनताओ को इस आदमी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। अब लिनताओ भी इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है। ये डायरेक्टर सभी से अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कहता है और लिनताओ नोटिस करता है कि एनसी बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही है। एनसी को फोन आ रहा होता है, ये अपने फोन को बंद नहीं कर पा रही होती। ये देखकर लिनताओ खड़ा हो जाता है और सबसे माफी मांगने लगता है कि मैं अपना फोन म्यूट करना भूल गया था। लिनताओ ऐसा करके एनसी की मदद करता है। ये डायरेक्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हारी तरह बाकी सब कैंडिडेट्स का भी फोन बजने लगे तो हम ये इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं, ये प्रोफेशनल एथिक्स है। लिनताओ कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ख्याल नहीं किया, आप मुझे माफ कर दें। ये कहकर लिनताओ अपना बैग उठाता है, यहाँ से जाने लगता है। एनजी इसको हैरानगी से देख रही होती है लेकिन लिनताओ मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला जाता है। जब इंटरव्यू खत्म होता है तो एनजी लिनताओ के पास भागते हुए आती हुई कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपना फोन म्यूट करना भूल गई थी। लिनताओ कहते कि कोई बात नहीं। एनजी कहती है कि ऐसे कैसे, मेरी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू खराब हो गया, क्यों ना हम चलकर उनको बता दें कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बल्कि ये मेरा फोन था, अभी भी टाइम है इंटरव्यू का। लिनताओ कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनजी कहती है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए थे लेकिन कुछ कहे बगैर यहाँ से चले गए। लिनताओ कहता है कि मैंने फर्नीचर डिजाइन पढ़ा है और ये पोजीशन
पोजीशन मीडिया स्टूडेंट्स के लिए है। लिंता उसको कहते हैं कि क्या तुम भी इंटरव्यू दिए बगैर ही बाहर आ गई हो? एनजी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से बाहर आना पड़ा। मैं वहाँ पर रहकर ये प्रिटेंड नहीं कर सकती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं भी इंटरव्यू नहीं दूंगी। जब ये दोनों कंपनी से बाहर आ रहे होते हैं तो लिंता उससे शेयर कर रहा होता है कि इसको इस इंटरव्यू का इसके दोस्त ने बताया था। एनजी कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लें। लिंता उसके लिए मान जाता है, ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। एनजी जब इसको बाय करके जाने लगती है तो ये लिंता से पूछती है कि क्या तुम डोंगियन यूनिवर्सिटी से हो? लिंता कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? एनजी कहती है कि मैंने कल सोकर मैच की पिक्चर्स देखी थी। लिंता कहता है कि तुम किस चीज में मेजर कर रही हो? एनसी कहती है कि इंफॉर्मेशन बिग डाटा में। एनसी हम लिंता से कहती है कि मार्केट में हमारी मुलाकात हुई थी। लिंता को याद आ जाता है कि वही लड़की है जिससे इसने डम्पलिंग्स खरीदे थे। एनसी कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए नेक्स्ट टाइम तुम्हें खाने पर लेकर जाऊंगी। लिंता उसके लिए मान जाता है। अब एनसी इसको बाय करके जाने लगती है तो लिंता कहता है कि आज के दिन के बारे में क्या ख्याल है? एनसी कहती है कि मुझे तो कोई मसला नहीं है। अब ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लिंता अपने उसी दोस्त के बारे में बता रहा होता है कि इसके होम टाउन में बहुत स्नो पड़ती है। ये एनजी से पूछता है कि क्या तुमने कभी स्नो देखी है? एनजी कहती है कि मैं कभी भी चोंगचिंग से बाहर नहीं गई। लिंता कहता है कि क्यों? एनजी कहती है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लिंता कहता है कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने कभी जाने नहीं दिया क्योंकि उनको भी लगता है कि मैं बच्चा हूँ। एनजी कहती है कि मैं सोचा करती थी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे पास पैसे भी होंगे और आजादी भी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। लिंता कहता है कि उस दिन डम्पलिंग शॉप पर तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। एनजी कहती है कि हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीम पर चीजें भी बेचती हूँ। एनजी लिंता से पूछती है क्या तुम्हें डम्पलिंग्स बनाना आते हैं? लिंता कहता है कि मैं बचपन से ही अपने ग्रैंडपा के साथ कुकिंग कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडपा कारपेंटर हैं और एक बहुत अच्छे कुक भी। मैंने उन्हीं से वुड का काम और खाना बनाना सीखा है। मैं बहुत अच्छे डम्पलिंग्स बना सकता हूँ। एनजी कहती है कि मैं भी कुछ डिशेस अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम में काफी देर तक कॉफी शॉप में काम किया है। अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें अपने हाथ की कॉफी जरूर पिलाऊंगी। लिंता कहता है कि हमें इंटर्नशिप्स करनी है तो क्यों ना हम लोग एक ही कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दें। एनजी इसके लिए मान जाती है। इतने में एनजी को एक मैसेज आता है और कहने लगती है कि मुझे लाइव स्ट्रीम के लिए प्रिपरेशंस करनी, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। अब एनजी पे करने लगती है तो लिंता कहता है कि मैं पहले ही पे कर चुका हूँ। एनजी कहती है लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट दे रही थी। लिंता कहता है कि मैंने बिल इसलिए पे किया क्योंकि तुम गरीब हो। ये बात सुनकर एनजी हंसने लगती है। लिंता कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। एनजी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली दफा ट्रीट दे दूंगी। अब लिंता बैठकर एनजी की दोस्त की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। अब लिंता अपने होम टाउन वापस जा रहा होता है। अपने दोस्त से कहता है कि मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर लिंता चला जाता है। अपने होम टाउन वापस आने के बाद लिंता अपने ग्रैंडपा के साथ खाना खा रहा होता है। लिंता अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं ये को पिक करके घर वापस छोड़कर आता हूँ। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जब तुम घर वापस आए हो तो कुछ वक्त अपने पेरेंट्स के साथ भी स्पेंड कर लो। एक दिन के लिए वहीं पर रुक जाओ, कल वापस आ जाना। लिंता अपने ग्रैंडपा को बाय करके चला जाता है। एनसी अपने डैड के साथ जा रही होती तो उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। एनसी कहती कि डैड ऐसी कोई भी बात नहीं है और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। अब लिंता अपने भाई ये को पिक करने के लिए आता है। इसका भाई इसको देखकर हैरान होता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिंता कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आया हूँ। ये कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे पिक करने के लिए आए हो। अब ये दोनों वापस घर आ जाते हैं, लेकिन ये का मूड काफी खराब लग रहा होता है। ये घर आते ही अपने कमरे में चला जाता है। लिंता ये से कहता है कि हम बात करते हैं। ये कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर वापस इसलिए बुलाया गया है ना ताकि तुम मुझे समझा सको कि मुझे मेडिकल स्कूल में ही एडमिशन लेना है। अगर ऐसा है तो मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। लिंता कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं मिलने के लिए आया हूँ। अब इनकी मॉम इनको बाहर बुला रही होती है तो ये अपने हेडफोन्स पहनकर फोन में बिजी हो जाता है। अब लिंता अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे आपसे बात करनी। इतने में इसके डैड घर पर वापस आ जाते हैं। इसके डैड लिंता को देखकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिंता कहता है कि मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया था। डैड पूछते हैं कि तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं, तुम्हारा क्या प्लान है? लिंता की नजर अपने डैड के हाथ के बैंडेज पे पड़ती है। लिंता कहते हैं कि मैं इन छुट्टियों में इंटर्नशिप करूंगा। डैड कहते हैं कि फिर यहाँ पर अपना वक्त जाया नहीं करो। लिंता अपने डैड से कहने लगता है कि अगर ये मेडिकल स्कूल ना जा सका तो? डैड कहते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? लिंता कहते हैं कि मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, तो अगर ये एडमिशन हासिल ना कर सका तो? ये भी बात ही कर रहा होता तो डैड कहते हैं कि वो दोबारा एग्जाम देगा। लिंता कहता है कि डैड मुझे लगता है कि हमें ये की मर्जी भी पूछनी चाहिए। डैड कहते हैं कि अपना सूप खत्म करो और अगर नहीं करना चाहते तो अपने रूम में वापस चले जाओ। एनसी लिंता का वीचैट देख रही होती है। मॉम लिंता के पास आकर कहने लगती है कि तुम अचानक से ये के बारे में क्यों बात कर रहे थे? तो लिंता कहता है कि मैं बस ये के लिए बोलना चाह रहा था। मॉम कहती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है इसलिए स्टूडेंट्स का इमोशनल होना नॉर्मल है। लिंता कहता है कि ये उसकी जिंदगी
लगी है, इसलिए इस बात का फैसला उसको करना चाहिए। हम उससे जिंदगी में कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मॉम कहती है कि असल में तुम ग्रैंडपा से मिलने के लिए नहीं बल्कि ये की खातिर यहाँ पर आए हो। लिंदा कहता है कि आप लोगों को मेरी कही हुई बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। ये को लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं उसको फोर्स कर सकूं, और आपको लग रहा है कि मैं ये की खातिर आपको कन्विंस करने के लिए आया हूँ। बात सिर्फ ये है कि मैंने ये को देखा, वो ठीक नहीं लग रहा था तो मैं उसके बारे में परेशान हो गया। मॉम कहती है कि तुम मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, तुमने अपने मर्जी के प्रोग्राम में एडमिशन लिया जिसकी वजह से तुम्हारे डैड को तकरीबन हार्ट अटैक आ ही किया था। इस सब के बाद तुम्हारे डैड ने तकरीबन 1 साल के लिए तुमसे बात नहीं की थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे डैड एक बार कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, दूसरी बार उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करना नामुमकिन है। लिंदा कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप लोग हमेशा ये शो क्यों करवाते हैं कि आप विक्टिम हैं। मॉम को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और कहने लगती हैं कि हम बस ये नहीं चाहते कि जो हो चुका है वो दोबारा हो। तुम अब ग्रेजुएट होने वाले, उसके बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम भी दोगे। लिंदा कहता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता। मॉम गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगती हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी आजकल जॉब तलाश करने में बहुत मुश्किल हो रही है। क्या तुम्हें सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ जॉब मिल जाएगी? क्या तुमने इस सब के बारे में नहीं सोचा? तो लिंदा कहता है कि मुझे जॉब भी मिल जाएगी और मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पाऊंगा। मॉम कहती है कि जो भी तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये कहकर लिंदा की मॉम चली जाती है। आज लिंदा वीचैट पर एनजी की पोस्ट देखता है। एनजी को लिंदा का मैसेज आता है कि एक शुगर लाटे कितने की है। एनजी कहती है कि 15 यॉन पर कप, लेकिन आज के लिए फ्री। अब लिंदा उसको बताता है कि मुझे वापस आने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। एनजी कहती है कि ठीक है, फिर हम 3.5 घंटे बाद मिलेंगे। एनजी का मैसेज देखकर ये बहुत खुश होता है, ड्राइवर से कहता है कि आप प्लीज जल्दी चलाएं। एनजी अब तैयार होकर लिंदा से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। लिंदा एनजी से मिलने के लिए आ जाता है। एनजी इसको कॉफी लाकर देती है तो लिंदा कहता है कि तुम्हारी हैंडमेड कॉफी का मतलब मुझे मार्ट से कॉफी का कप खरीद कर देना था। एनजी तो लॉलीपॉप्स निकालते हुए कहती है कि ये हैंडमेड डबल शुगर लाटे है। ये कहते हुए ये दोनों लॉलीपॉप्स इसकी कॉफी में रख देती है। लिंदा इसको टेस्ट करके कहता है कि ये कॉफी तो 10 यॉन से भी ज्यादा महंगी लग रही है। एनजी से पूछती है कि तुम थोड़े अपसेट दिखाई दे रहे हो, क्या तुम ठीक हो? लिंदा कहता है कि मैं ठीक हूँ, शायद सफर करने की वजह से मुझे थकान हो गई है। अब ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। एनजी लिंदा को बताती कि मेरे डैड टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन मेरे डैड को रॉक म्यूजिक बहुत पसंद है। जैसे ही पैसेंजर उतरता है तो मेरे डैड रॉक म्यूजिक चला लेते हैं और ऐसा करते हुए मेरे डैड वाकई में बहुत कूल लगते हैं। लिंदा कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड काफी अच्छे लग रहे हैं। एनजी कहती है कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं? लिंदा कहता है कि मेरे डैड सर्जन हैं। एनजी कहती है कि इसलिए तुम एक डिजाइनर हो, तुम्हारे हाथों में काफी स्किल्स है, ये शायद तुम्हें तुम्हारे जीन से ही मिली है। लिंदा कहते हैं लेकिन मुझे तो लगता है कि ये स्किल मुझे मेरे ग्रैंडपा से मिली क्योंकि मेरे ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे कारपेंटर हैं। अब लिंदा एनजी को अपने ग्रैंडपा के काम की स्टोरीज बताने लगता है। अब लिंदा कहने लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पर मेरी खुशकिस्मती की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये एनजी के लिए बदकिस्मती की शुरुआत थी। काफी सालों बाद मैंने सोचा कि अगर मैं कभी टाइम में वापस जा सका तो क्या मैं इसी जगह पर एनजी से मिलने आऊंगा या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हमें कोई दोबारा मौका नहीं मिल सकता। अब घर पर आने के बाद एनजी गेम खेल रही होती है तो हिशिंग और एनजी के डैड बैठकर इसको देखने लगते हैं। डैड कहने लगते हैं कि आज ये कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, कोई तो बात जरूर है। हिशिंग कहती है कि कुछ दिन पहले इसकी एक लड़के से इंटरव्यू पर मुलाकात हुई थी और उसी के बाद से ये एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। एनजी के डैड इस लड़की के बारे में सवाल पूछने लगते हैं तो हिशिंग कहती है कि मुझे नहीं मालूम क्योंकि एनजी ने मुझे नहीं बताया। अब एनजी के डैड और हिशिंग इसके पास आते हैं। एनजी के डैड कहते हैं कि उसकी स्माइल तुम्हें बहुत अच्छी लगती है तो एनजी कहती है कि हाँ वो बहुत हैंडसम है। डैड हिशिंग से कहते हैं कि अब हमें मीटिंग करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ लिंदा को दोस्त चंद इससे एनजी के बारे में पूछ रहा होता है कि तुम उसे कब मिले। लिंदा कहते हैं कि कुछ दिन पहले। एनजी कहते हैं कि सिर्फ वो मेरा दोस्त है और हमने साथ में खाना खाया। लिंदा कहता है कि हमने साथ में कॉफी पी थी। एनजी कहती है कि हम दोनों एक ही एज के हैं। लिंदा कहता है कि हम लोग कॉलेज में जूनियर हैं। जब लिंदा उसे कहता है कि तुमने डिनर के बाद उसको किस की तो लिंदा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ एनजी कह रही होती है कि भला हम दोनों हाथ क्यों पकड़ेंगे। लिंदा कहता है कि वो मेरी टाइप की लड़की है। एनजी कहती है कि जब वो मुस्कुराता है तो बहुत क्यूट लगता है। अगली सुबह एनजी लिंदा को पिक करने के लिए आती है। ये दोनों एक साथ एक पार्ट टाइम जॉब देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो पोस्टर लगा होता है एनजी उसको पढ़कर कहने लगती है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पर्सन की हायरिंग हो रही है। लिंदा कहते हैं कि जब मैंने कॉलेज में इसकी एड देखी थी तो उसमें ये बात मेंशन नहीं थी। एनजी कहती है कि तुमने ये जॉब ढूंढी है तो तुम्हें जाना चाहिए। लिंदा कहता है कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। एनजी कहती है कि हम जाकर देखते हैं, हो सकता है कि हमें दोनों को जॉब मिल जाए। ये दोनों अंदर जाते हैं लेकिन इनको बताया जाता है कि स्टडी हॉल में इनको एक ही पर्सन की जरूरत है। एनजी कहती है कि आप हम दोनों को हायर कर लें और सैलरी एक ही पर्सन की दीजिएगा। लिंदा इसके लिए
मान जाता है। ये लड़की ऐसा करना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन इनको कोई मसला नहीं होता तो ये इनकी बात मान जाती है। यहाँ से जाते हुए लिनताओ कहता है कि मैं डम्पलिंग्स बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एनजी कहती है कि अच्छा आइडिया, फिर हमारे पास 2 पार्ट टाइम जॉब्स होंगी। रात को ये दोनों ड्रिंक करते हैं और पार्ट टाइम जॉब्स मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर लिनताओ एनजी को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। लिनताओ पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड घर पर हैं? एनजी कहती है कि आज उनकी नाइट शिफ्ट है तो आज वो घर पर नहीं है। एनजी लिनताओ को घर के अंदर आने के लिए कहती है। अब लिनताओ जब अंदर आता है तो एनजी को बार बार छींकें आ रही होती हैं। लिनताओ कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, तो एनजी कहती है कि मुझे ठंड लग गई है, मेडिसिन लेकर मैं ठीक हो जाऊंगी। लिनताओ पूछता है कि क्या तुम्हारे घर पर मेडिसिन है? तो एनजी कहती है कि हाँ, मैं भी खा लेती हूँ। जब एनजी मेडिसिन लेकर आती है तो लिनताओ उसको मेडिसिन बना कर देता है। इसको मेडिसिन बनाता हुआ देखकर एनजी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब एनजी ये मेडिसिन पी रही होती है तो लिनताओ कहता है कि तुम्हें अपना बुखार भी चेक कर लेना चाहिए। एनजी अपना बुखार चेक करने लगती है तो लिनताओ उसके घर को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा घर काफी कंफर्टेबल लग रहा है। एनजी कहती है कि हाँ, लेकिन ये काफी पुराना हो गया है। हमने एक नया घर खरीद लिया है जिसकी डाउन पेमेंट पे हो गई है। अभी हम मॉर्गेज पे कर रहे हैं तो हम अगले साल वहाँ पर मूव कर सकते हैं। लिनताओ कहता है कि जब तुम अपने नए घर में शिफ्ट होगी तो क्या तुम मुझे ये घर रेंट पर दे सकती हो? एनजी कहती है कि क्या तुम यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद रहोगे? लिनताओ कहता है कि हाँ, हाउस रेंट करने के बाद मैं जॉब तलाश करूंगा ग्रेजुएशन के बाद। एनजी कहती है कि मैं तुम्हें कम कीमत पर अपना घर रेंट पर दे दूंगी, वैसे मेरा नया घर भी यहाँ से दूर नहीं है। लिनताओ एनजी से कहता है कि मैं चाह कर पानी बॉईल करता हूँ। लिनताओ जब पानी बॉईल करके किचन से वापस आता है तो एनजी सो चुकी होती है। लिनताओ एनजी को ब्लैंकेट देता है और यहाँ पर बैठकर इसका बुखार चेक करने लगता है। इतने में एनजी के डैड घर वापस आ जाते हैं। लिनताओ एनजी के डैड को देखकर बहुत घबरा जाता है। डैड पूछने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन? लिनताओ बताने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में एनजी की आंख खुल जाती है और ये अपने डैड को काम डाउन करने के लिए कह रही होती है। डैड एनजी से पूछते हैं कि कौन है तो लिनताओ कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनकर एनजी भी हैरान होती है। डैड तो ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब डैड इन दोनों से पूछने लगते हैं कि तुम दोनों ने डेट करना कब शुरू किया? डैड कहते हैं कि तुम लोग मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करोगे, मुझे सब जानना है। लिनताओ बताने के लिए खड़ा हो जाता है तो डैड कहते हैं कि तुम बहुत लंबे हो, नीचे बैठ कर ही बात करो। लिनताओ कहता है कि मैं नर्वस हो गया था इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं कर सका, असल में मैं एनसी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। एनसी ये बात सुनकर हंसने लगती है। डैड कहते हैं कि तुम ऐसा चाहते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो? तो एनसी कहती है कि डैड हम जानते हैं। डैड कहते हैं कि क्या एनसी इसके लिए एग्री होगी? तो एनसी हंसते हुए कहती है कि डैड मैं एग्री हूँ। डैड पूछते हैं कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो या नहीं? ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लिनताओ कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। एनसी भी लिनताओ की बात से एग्री करती है। लिनताओ डैड से कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं एनसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। अब एनसी अपने रूम में चली जाती है। एनसी के डैड लिनताओ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इससे पहली नजर में प्यार हो गया था? तो लिनताओ कहता है कि हाँ। डैड कहते कि क्या तुम वाकई में इसको पसंद करते हो? तो लिनताओ हाँ में अपना सर हिलाता है। एनसी के डैड इसको बताने लगते हैं कि मैं पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और मैं तो कई लोगों को फाइट में हरा भी चुका हूँ। ये कहते हुए लिनताओ को अपने मसल्स दिखा रहे होते हैं। इनका कहने का ये मतलब होता है कि अगर इसने एनसी को तंग किया तो इसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। अब लिनताओ से कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें वर्कआउट करने की जरूरत है। एनसी के डैड ने इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो ये दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। एनसी लिनताओ के साथ बस स्टैंड पर लिनताओ की बस का इंतजार करने लगती है। लिनताओ एनसी से कहता है कि तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए, कहीं तुम्हें दोबारा ठंड न लग जाए। घर पर जाकर तुम फिर से मेडिसिन ले लेना और अगर उसके बाद भी तुम्हारी तबीयत ठीक ना हुई तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। एनसी इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। तो लिनताओ कहता है कि तुम मुझे कब से घूर क्यों रही हो? एनसी कहती है कि मैं बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो लिनताओ हंसते हुए कहता है कि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एनसी कहती है कि ये सब कुछ सच है ना? मैं नहीं चाहती कि जब मैं सुबह उठूं तो ये सब गायब हो जाए। ये बात सुनकर लिनताओ उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि ये रियल है। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। एनसी अपने मन में कहती है कि हमें इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि कोई हमारी जिंदगी में अचानक से भी आ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा मूवीज में होता है। एनसी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग साथ में जिंदगी गुजारें। अब इन दोनों की यूनिवर्सिटी में हायरिंग फेयर होता है। लिनताओ भी अपने रूम में ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा होता है। अब एनसी डम्पलिंग शॉप पर काम कर रही होती है। इतने में यहाँ पर लिनताओ भी आ जाता है। लिनताओ अब शॉप को संभालेगा और एनसी इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है। जाते हुए एनसी लिनताओ को किस करती है। अब एनसी जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। लिनताओ एनसी के लिए डम्पलिंग्स बना रहा होता है। इतने में ही एनसी इंटरव्यू देकर यहाँ पर आ जाती है और ये डम्पलिंग्स देखकर कहने लगती है कि आज तुमने हार्ट शेप डम्पलिंग्स बनाए हैं, तुम वाकई में इस काम में माहिर हो। लिनताओ कहते कि क्या तुम ये खाना चाहोगी? तो एनसी कहती है कि ये तुमने किसके लिए बनाया है? इतने में ही इस स्टॉल की ऑनर मिस वांग आ जाती हैं, जो कि कहने लगती है कि मेरी बेटी के बेबी होने वाला है, इसलिए मुझे उसकी टेक केयर करने के लिए अपनी बेटी के पास जाना है, इसलिए अब मैं इस स्टॉल को मजीद नहीं चला सकती। ये दोनों ये सुनकर
अपसेट होते हैं तो मिस वांग कहती है कि तुम लोग फिक्र नहीं करो, तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों को कोई और पार्ट टाइम जॉब जरूर मिल जाएगी। इसके बाद लिनताओ को इसकी मॉम की कॉल आती है जो उससे पूछने की क्या तुम्हारी ये से बात हुई है। तो लिनताओ कहता है कि नहीं, लेकिन क्या हुआ है। मॉम कहती है कि आज तुम्हारे डैड ने ये पर बहुत गुस्सा किया था जिसकी वजह से वो अभी तक घर वापस नहीं आया, मुझे परेशानी हो रही है। लिनताओ कहता है कि परेशान नहीं हो, मैं उसको कॉल करता हूँ। लिनताओ अपनी मॉम से कहता है कि आज मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब की पे मिली है, तो मैंने आपको भी पैसे ट्रांसफर किए हैं, कि आपने अपना अकाउंट चेक किया है। तो मॉम कहती है कि मैं अभी काम पर हूँ इसलिए मैंने चेक नहीं किया, लेकिन तुम्हें अपने लिए एक प्रॉपर जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। ये सुनकर लिनताओ को अच्छा नहीं लगता कि इसकी मॉम इसकी खुशी में खुशी नहीं होती। ये अपनी मॉम से बात करना चाह रहा होता है लेकिन इसकी मॉम कॉल बंद कर देती है। एनजी लाइब्रेरी से जब बाहर आती तो उसको अपसेट बैठा देखकर इसके पास बैठ जाती है और पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लिनताओ कहते कि कुछ नहीं, मेरी मॉम मेरे बारे में परेशान थी और मेरे इंटरव्यू के बारे में पूछ रही थी। लिनताओ को याद आता है कि इसके डम्पलिंग्स तो अभी भी बैग में हैं। ये जब निकाल कर देखता है तो इनकी शेप खराब हो गई होती है। एनजी कहती है कि मेरे हार्ट शेप डम्पलिंग्स खराब हो गए हैं। लिनताओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फिर ऐसे डम्पलिंग्स बना दूंगा। अब अपने डोम वापस आने के बाद लिनताओ ये को कॉल कर रहा होता है लेकिन ये इसकी कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता। लिनताओ अपने भाई को इसकी पॉकेट मनी सेंड करता है। अब चन का दोस्त हीशिंग के लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है तो चन कहने लगता है कि ये हीशिंग है और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि बहुत अमीर है, इसलिए तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। हीशिंग आज चंजी से मिलने के लिए आई होती है। इसको अपने बॉयफ्रेंड चनशुआन पर शक हो रहा होता है कि वो इसको चीट कर रहा है। ये एनजी से कहती है कि मुझे इस बात का कोई ठोस सबूत चाहिए और ये एनजी को भी इसकी मदद करने के लिए फोर्स कर रही होती है। अब एनजी हीशिंग को एक लड़की का वीचैट देती है और कहती है कि तुम इससे जाकर इसकी आइडेंटिटी पूछ लेना, क्योंकि काफी टाइम से चनशुआन इस लड़की के साथ गेम खेल रहा है। और अब एनसी इसको इसी लड़की की एक पोस्ट दिखाती है जिसमें इसका बॉयफ्रेंड चनशुआन भी होता है। हीशिंग अपने दोस्त से कहती है कि तुम बेस्ट हो और कहती है कि अब देखना कि मैं इसके साथ क्या करूंगी। ये कहकर ये फौरन चली जाती है। अगली सुबह एनसी को एक पार्सल रिसीव होता है। एनसी जब इसको खोलती तो इसमें एक नया मोबाइल फोन होता है। एनसी का फोन सही से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए लिनताओ ने इसको नया फोन गिफ्ट किया होता है। एनसी फोन की पिक्चर खींच कर लिनताओ को सेंड करते कहती है कि मुझे नया फोन मिला है। लिनताओ कहता है कि ये किसी लड़के ने भेजा होगा। एनसी कहती है कि और भी लड़के मुझे चेस कर रहे हैं, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। लिनताओ कहता है कि मैं तो तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि जिसने तुम्हें ये फोन गिफ्ट किया है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। एनसी इसका मैसेज पढ़कर हंस रही होती है। अब एनसी ये नया फोन बॉक्स से निकाल कर देखने लगती है। आज एनसी और लिनताओ फिर से इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं। इंटरव्यू देने के बाद ये दोनों रात में एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। लिनताओ कहता है कि मेरा गोल यह है कि मुझे एक बेस्ट डिजाइन कंपनी में जॉब मिल जाए। एनसी कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कोई भी जॉब कर लूंगी क्योंकि मेरा मकसद पैसे कमाना है। मैं पैसे कमा कर तो मैं रेनोवेशन के लिए हायर करना चाहती हूँ। अब लिनताओ से पूछने लगता है कि तुम्हें किस तरह का घर चाहिए। अब एनसी इसको बताने लगती है कि ये अपने घर को किस तरह से रेनोवेट करवाना चाहती है। लिनताओ कहने लगता है कि इस मोमेंट पर मैं ये विश कर रहा था कि मैं एनजी को हर चीज देना चाहता हूँ। मैंने एनजी का आइडियल घर ड्रॉ किया लेकिन मैं उसको खुशियों से भरा हुआ घर नहीं दे पाया। अब हीशिंग अपना सामान लेकर एनजी के घर पर आ जाती है। एनजी से पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हीशिंग कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। हीशिंग एनजी से कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। एनजी की डैड कहने लगती है जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ पर रह सकती हो। आज लिनताओ फुटबॉल खेल रहा होता है। चैन इसके पास आकर इसके स्नीकर्स को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें ये स्नीकर्स एनजी ने गिफ्ट किए हैं। तो लिनताओ कहता है कि हाँ। इसके बाद एनजी और लिनताओ कैंपस में घूम रहे होते हैं क्योंकि कल ये लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं और ये इनके कैंपस की लास्ट डेट होती है। फिर ये दोनों कैफेटेरिया में एक साथ खाना खाने के लिए आते हैं। लंच करने के बाद ये दोनों ग्राउंड में बबल गन से खेलने लगते हैं। आज ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। अपनी ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों ने केक भी प्रिपेयर किया होता है। लिनताओ कहता है कि हम ग्रेजुएट हो गए हैं। ये एनजी से विश करने के लिए कहता है। ये दोनों विश करने लगते हैं। एनजी से पूछते कि तुमने क्या विश मांगी। लिनताओ उसको पास आने के लिए कहता है। जब एनजी पास आ जाती है तो लिनताओ इसको किस करता है। इसके बाद ये दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करते हैं और डिनर करते हुए ये लोग एक साथ गेम्स भी खेल रहे होते हैं। ये सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। अगले सुबह एनजी को कॉल आती है जिसको सुनते ही ये फौरन एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए कह रहे होते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। एनजी बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है और लिनताओ से कहने लगती है कि अब मेरे पैसों का क्या होगा। लिनताओ कहते हैं कि पुलिस ने भी कहा है कि वो डेवलपर के साथ बात करेंगे। हम विक्टिम्स हैं, अगर ये भी काम ना किया तो हम उन्हें सू कर सकते हैं। एनजी कहते हैं लेकिन वो डेवलपर कहाँ पर है। लिनताओ कहते हैं कि मुझे अभी बिजनेस कार्ड मिला है जिस पर एड्रेस है, मैं इस डेवलपर को ढूंढने के लिए इस एड्रेस पर जाऊंगा। एनजी रोते हुए कहने लगती है कि इस घर की डाउन पेमेंट देने के लिए मैंने अपने और अपने डैड की सारी सेविंग्स इस्तेमाल कर दी थी, लेकिन अब ये मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पैसे चले गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में अपने डैड को कैसे बताऊंगी। लिनताओ उसको कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो। अब एनजी लिनताओ के पास अपना हाउस परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है। लिनताओ ने लॉ के मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली होती है कि ये डेवलपर को कैसे सू कर सकते हैं। एनसी कहने लगती है कि अगर हमें हमारे पैसे
पैसे वापस नहीं मिले तो हम क्या करेंगे। लिनताओ कहते हैं कि फिर मैं पैसे सेव करके तो मैं इससे भी बड़ा घर खरीद कर दूंगा। इसके बाद ये दोनों इस रियल एस्टेट कंपनी में आते हैं। लिनताओ साथ में से कहने लगता है कि तुम सनराइज होम के इंचार्ज होना। तो ये कहता है कि हम पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था वो पैसे लेकर भाग चुका है और हम भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उस कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन के पैसे पे कर चुके हैं। इसीलिए अगर इस सब का कोई जिम्मेदार है तो वो कॉन्ट्रैक्टर है, हम नहीं। लिनताओ कहने लगता है कि उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हमने तो नहीं। मिस्टर शू लिनताओ से कहता है कि तुम मुझे डाउन पेमेंट वापस करने के लिए कह रहे हो। लिनताओ इसको लॉ के जरिए समझाने लगता है कि हमें हमारी डाउन पेमेंट के साथ साथ मॉर्गेज की पेमेंट भी चाहिए। मिस्टर शू कहता है कि तुम लीगल डिपार्टमेंट से जाकर बात कर सकते हो। तो एनसी कहता है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, हम कोर्ट जाकर तुम्हारी कंपनी को भी सू कर सकते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर शू डर जाता है। अब ये हीशंग और चन से मिलने के लिए आते हैं। हीशंग कहती है कि क्या अब तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो लिनताओ कहता है कि इतनी आसानी से वो हमें पैसे नहीं देंगे, पैसे हासिल करने के लिए हमें एक लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर एनसी को कॉल आती है कि इसके डैड हॉस्पिटल में है। कॉल सुनते ही एनसी हॉस्पिटल आ जाती है। एनसी मिस्टर जन से पूछते कि मेरे डैड को घर के बारे में कैसे मालूम हुआ। तो मिस्टर जन कहने लगते हैं कि हमारी टीम के 3 और लोगों ने भी ये घर खरीदा था। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो तुम्हारे डैड ने उनको सुन लिया। ये सुनते ही उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, इसलिए हमें उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। एनसी के डैड की जब आंख खुलती है तो लिनताओ और एनसी इनके पास होते हैं। डैड एनसी से घर के बारे में पूछने लगते तो एनसी कहती क्या फिक्र नहीं करें। एनसी अपने डैड को बताती कि हमने डेवलपर से बात की, वो हमें हमारे पैसे दे देगा। तो डैड कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है और ये लिनताओ से पूछने लगते हैं। तो लिनताओ कहता है कि जब आप यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम आपको सारी बात बता देंगे। लेकिन डैड कहते हैं कि अगर तुमने ना बताया तो मैं यहाँ पर आराम भी नहीं कर सकूंगा। लिनताओ कहते हैं कि हमने लॉयर से कंसल्ट किया है और लीगल प्रोसीजर के बाद हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। अब हीशंग और चन एनजी के डैड से मिलने के लिए आते हैं। डैड इन दोनों को साथ में देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। हीशंग कहती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे, लेकिन शायद चन को मुझ पर क्रश है। तो चन कहने लगता है कि ऐसे ही बोल रही है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। अब लिनताओ हॉस्पिटल से वापस जाते अपनी मॉम को कॉल कर रहा होता है, लेकिन इसकी मॉम कॉल अटेंड नहीं कर रही होती। लिनताओ अपनी मॉम को मैसेज करता है कि मुझे जॉब मिल गई है, इसलिए अब मैं यहीं पर स्टे करने की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे सेंड कर देंगी, मैं एक घर रेंट पर लेना चाहता हूँ। अब एनसी अपने डैड को बताती कि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी सर्जरी होगी, लेकिन डैड कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं है। इसके डैड इनकार किए जा रहे होते हैं। तो एनसी कहती है कि डैड मैं आपसे पूछने ही नहीं बल्कि आपको बता रही हूँ कि आपकी सर्जरी होने वाली है। रूम से बाहर आने के बाद एनसी हीशंग को कॉल करती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो हीशंग कहती है कि 10,000 यॉन। एनसी कहती है कि अगर तुम ये सारे पैसे मुझे दे भी दोगी तब भी ये काफी नहीं है। हीशंग कहती है कि क्या तुमने लिनताओ से बात की है। एनसी कहती है कि मैं उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहती, मुझे तो ये तक मालूम नहीं है कि हमारे घर के मसले को सॉल्व करने के लिए वो अभी तक कितने पैसे खर्च कर चुका है। तुम तो जानती हो कि लॉयर्स पर और चार्ज करते हैं, इसलिए अब मैं उससे मजीद पैसे बोरो नहीं कर सकती। क्या तुम किसी और को जानती हो। लिनताओ एनसी का फोन लेकर कॉल बंद कर देता है। एनसी कहती है कि तुमने कॉल क्यों बंद कर दी। लिनताओ कहता है कि ताकि मैं तुम्हें कहीं और से पैसे बोरो करने से रोक सकूं। एनसी कहती है कि तुमने मेरी बातें क्यों सुनी। लिनताओ कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात न सुनता तो मुझे मालूम नहीं होता कि तुम कहीं और से पैसे ले रही हो। लिनताओ एनसी को उठने के लिए कहता है। एनसी कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लिनताओ कहते हैं कि तुम्हें सर्जरी की पेमेंट करने के लिए मेरे साथ चलना है। एनसी कहती है कि तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लिनताओ कहता है कि क्या तुम अपने डैड की सर्जरी खुद घर पर करना चाहती हो। ये बात सुनकर एनसी हंसती है। लिनताओ इसका हाथ पकड़कर उसको यहाँ से लेकर जाने लगता है। एनसी पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो लिनताओ कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, तुम फिक्र नहीं करो। अब लिनताओ चन के साथ जा रहा होता है। चन से पूछता है कि तुमने रेंट के लिए जो पैसे थे वो एनसी के डैड की सर्जरी के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं, अब तुम क्या करोगे। लिनताओ कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रहने दोगे। चन कहता है कि मैं तो तुम्हें काफी टाइम से कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुम ही नहीं मानते। लेकिन अब सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गए। मुझे मालूम हो गया है कि तुम सबसे ज्यादा केयर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की करते हो। लिनताओ उसकी बातें सुनकर हंस रहा होता है। चन कहता है कि मैं तुमसे रेंट के पैसे तो नहीं लूंगा, इसलिए तुम्हें घर की सफाई और खाना बनाना होगा। लिनताओ कहते हैं कि मुझे कोई इतराज नहीं है। चन कहते हैं कि अगर कभी तुम्हारी मॉम घर पर आ गई तो हम यही कहेंगे कि हम दोनों रेंट शेयर करते हैं। एनसी अपने डैड को देखने के लिए रूम में आती है तो इसके डैड रूम में नहीं होते। ये साथ वाले पेशेंट से पूछते कि क्या आपने मेरे डैड को देखा है। तो वो कहने लगता है कि वो वॉक करने के लिए बाहर गए हैं। सबके एनसी के डैड किसी लोन कंपनी से लोन लेने की बात कर रहे होते हैं। एनसी यहाँ पर पहुंचते ही अपने डैड से फोन लेकर कॉल बंद कर देती है। एनसी अपने डैड से कहती है कि डैड क्या आपने न्यूज नहीं देखी, ये सब फ्रॉड होता है। ये अपने डैड से इस कंपनी का कार्ड लेकर फाड़ देती है और अपने डैड को बताती है कि सारे पैसे पे हो गए हैं। ये सुनकर डैड बहुत हैरान होते हैं, कहने लगते हैं कि पैसे किसने पे किए। एनसी कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पैसे जिसने भी पे किए हों। आज एनसी के डैड की सर्जरी होती है। लिनताओ और एनसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे होते हैं। लिनताओ को ये की कॉल आती है। ये एनसी को बताता है कि मेरा भाई यहाँ पर आया है। एनसी कहती है कि वो अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। लिनताओ परेशान दिखाई दे रहा होता है, कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम।
मालूम वो स्कूल जाने के बजाय यहाँ आ गया है, जरूर कोई बात होगी। एनसी कहती है कि तुम्हें जाकर उसको पिक करना चाहिए। लिनताओ कहता है कि मैं उसको जाकर पिक करता हूँ, जब सर्जरी खत्म हो जाता तो मुझे बता देना। ये कहकर लिनताओ चला जाता है। अब लिनताओ ये के पास आ जाता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई क्लासेस नहीं है? तो ये कहता है कि मैंने लीव ली है। लिनताओ कहता है कि क्या मॉम डैड को मालूम है? तो ये कहता है कि उनको नहीं मालूम। लिनताओ से पूछता है कि क्या हुआ है? तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो लिनताओ कहता है कि फिर तुम अचानक यहाँ पर क्यों आ गए हो? ये कहता है कि मैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया हूँ। लिनताओ कहता है कि कौन सा एग्जाम? ये कहता है कि एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट है आर्ट अकेडमी के लिए, ये आर्ट स्कूल है म्यूजिक स्टडीज के लिए। लिनताओ कहता है कि क्या तुम ट्रेनी नहीं बनना चाहते? ये कहता है कि नहीं, मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर लिनताओ थोड़ा हैरान होता है। तो ये कहता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। ये कहकर ये यहाँ से जाने लगता है। तो लिनताओ उसको रोकता है। लिनताओ कहता है कि तुम यहाँ पर हो, मॉम डैड को बता देना चाहिए। तो ये कहता है कि अगर तुमने मॉम डैड को बताया तो मैं कहीं दूर चला जाऊंगा और तुम लोग मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। लिनताओ कहता है कि ठीक है, मैं मॉम डैड को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। लिनताओ ही को लेकर अपने घर आ जाता है। इस घर को देखकर ये कहने लगता है कि क्या तुमने ये घर रेंट पर लिया है? तो लिनताओ कहता है कि ये घर मेरे दोस्त का है, उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, तो मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह रहा हूँ। ये कहने लगता है कि तुमने उन पैसों का क्या किया जो मॉम ने तुम्हें रेंट के लिए दिए थे? लिनताओ कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम? तो ये कहता है कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना था। लिनताओ कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम डैड को बताई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये कहता है कि फिर तुम्हें भी मेरा सीक्रेट रखना होगा। लिनताओ कहता है कि मैं तुम्हारा ये राज कैसे रख सकता हूँ? अगर तुम रात में घर पर नहीं जाओगे तो मॉम डैड को मालूम हो जाएगा। ये कहता है कि तुम मॉम डैड से ये कह दो कि मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रुकूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, और अगर मॉम डैड मुझे वापस ले गए तो मैं मॉम को ये बता दूंगा कि मॉम ने तुम्हें जो रेंट के लिए पैसे दिए थे वो तुमने खर्च कर दिए हैं। लिनताओ को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि कहने लगती है कि ये आज स्कूल भी नहीं गया और वो फोन का भी जवाब नहीं दे रहा। लिनताओ अपनी मॉम से कहने लगता है कि ये अभी मेरे साथ है। तो मॉम गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ से भागकर तुम्हारे पास आ गया, आखिर तुमने उसको अपने घर का एड्रेस क्यों दिया? लिनताओ अपनी मॉम से कहने लगता है कि ये मेरे पास इसलिए आया क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता है, हम हर वक्त उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर सकते। मॉम कहने लगती है कि फिर मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तो लिनताओ कहता है कि मॉम अगर आप यहाँ पर आ जाएंगी तो क्या आपको ये डर नहीं है कि वो फिर से भाग जाएगा कहीं और? आप इसे कुछ दिन मेरे साथ रहने दे, कुछ दिन बाद मैं इसको खुद वापस घर ले आऊंगा। मॉम कहती है कि मुझे ये से बात करनी है। लिनताओ ये से कहता है कि बस तुम मॉम से यही कहना कि तुम यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आए हो। ये अपनी मॉम से यही बात कहता है जो कि लिनताओ ने इसको करने के लिए कही होती है। अब रात में लिनताओ एनजी के पास खाना लेकर आता है और पूछता है कि सर्जरी कैसी रही। एनजी कहती है कि सर्जरी सही रही है। लिनताओ एनजी से कहते हैं कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। एनजी कहती है कि क्या तुम्हारा भाई घर से भाग गया है? लिनताओ कहता है कि वो यहाँ पर आर्ट अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आया है, लेकिन मेरे मॉम डैड इस बारे में नहीं जानते। घर पर आकर लिनताओ ये से कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में मॉम डैड से बात करनी चाहिए। ये कहते हैं कि अगर तुम डिजाइन पढ़ सकते हो तो मैं म्यूजिक क्यों नहीं पढ़ सकता? लिनताओ कहते हैं कि तुम जो भी पढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें फैमिली से तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो ये कहता है कि जब मैं एग्जाम पास कर लूंगा तो मॉम डैड मुझे म्यूजिक पढ़ने से नहीं रोकेंगे। लिनताओ से उसका फोन खींच देता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है? ये कहते हैं कि मैं पोलरिस आर्ट अकेडमी का टेस्ट दूंगा, अगर मैं पास कर गया तो फिर मैं अकेडमी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। लिनताओ कहते हैं कि अगर तुम पास ना कर सके, ये कहते हैं कि फिर मैं ट्राई करता रहूंगा, और भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं। लिनताओ कहते हैं कि अगर मॉम डैड इसके लिए ना माने तो ये कहता है कि मुझे तो म्यूजिक ही पढ़ना है, मैं खुद पैसे कमा कर अपने आप को सपोर्ट कर लूंगा, मुझे उनके पैसों की जरूरत नहीं है। लिनताओ इसको डांटने लगता है कि तुमने तो कभी घर में अपना एक काम खुद नहीं किया और तुम अकेले रहने की बात कर रहे हो। क्या तुम जानते भी हो कि म्यूजिक पढ़ने के लिए तुम्हें कितने ज्यादा पैसे चाहिए होंगे? तो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा एक सपना है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एग्जाम देकर जब ये वापस आ रहा होता है तो एनसी इसको लेने के लिए आती है। ये एनसी से पूछता है कि तुम कौन हो? तो एनसी कहती है कि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। एनसी अब ये को डम्पलिंग शॉप पर अपने साथ ले आती है। ये कहते हैं कि तुम मुझे अपने साथ यहाँ पर क्यों ले आई हो? तो एनसी कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, तुम्हें मेरा यहीं पर बैठकर इंतजार करना होगा। ये अब यहाँ से जाने लगता है तो एनसी कहती है कि मुझे लगता है कि मिसेस शोलिनियन को ये नहीं मालूम कि तुम यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हो। ये कहते हैं कि तुम्हें मेरी मॉम का नाम कैसे पता? एनसी कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी मॉम का नाम ही नहीं मालूम, बल्कि मेरे पास तुम्हारी मॉम का नंबर भी है। ये कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमका रही हो? एनसी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे भाई की तरह पोलाइट नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। एनसी कहती है कि मैं 3 तक गिनूंगी। अब जैसे ही एनसी काउंटिंग स्टार्ट कर दी तो ये इसके साथ काम करने के लिए आ जाता है। काम करते हुए ये पूछता है कि तुम मेरे भाई के साथ कब से हो? एनसी कहती है कि हम दोनों को साथ में 1 साल हो गया है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ये कहता है कि मेरे मॉम डैड तुम लोगों के रिश्ते को प्रूव नहीं करेंगे। एनसी कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से शादी तो नहीं करनी ना, और वैसे भी ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। एनसी से पूछते कि क्या तुम एग्जाम पास कर लोगे? तो ये कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। एनसी कहती कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करती, अगर तुम्हारा भाई मुझे तुम्हें लुक आफ्टर करने के लिए नहीं कहता तो अभी तुम सड़कों पर
पर घूम रहे होते। तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, तुम अभी अंडर एज हो। ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 18 साल का हूँ। एनसी कहती है कि तुम्हें अभी भी कंट्रोल किया जाता है और तुम वीक में सिर्फ 1 घंटा ही गेम खेल सकते हो। ये एनसी की बातें सुनकर इरिटेट हो जाता है और जल्दी जल्दी काम करने लगता है। और लिनताओ यहाँ पर आते हुए ये की वीडियो बना रहा होता है। लिनताओ ये से कहता है कि तुम बुरा नहीं कर रहे। ये गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारा इस लड़की के साथ रिलेशनशिप कबूल नहीं है। लिनताओ कहता है कि तुम्हें इससे थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। एनसी तो ये सब कुछ देखकर बहुत हंस रही होती है। आज लिनताओ एनसी से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाता है और कहता है कि अब हम केस फाइल कर सकते हैं। एनसी कहती है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए मुझे यकीन है कि हम ये केस जीत जाएंगे। ये कहते हुए एनसी लिनताओ को स्नैक खिलाती है। लिनताओ कहता है कि आज मैं एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था, उनके मीडिया डिपार्टमेंट में हायरिंग्स हो रही हैं, तो तुम भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हो। अगर हम दोनों एक ही कंपनी में काम करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर ये आ जाता है। लिनताओ से पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ। ये कहता है कि मुझे चेन ने बताया था। एनसी इसे कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दो। ये कहता है लेकिन क्यों। एनसी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड करना चाहती हूँ। ये को अपने वीचैट पर ऐड कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पोलरिस आर्ट एकेडमी के एग्जाम की कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड की है, इससे जरूर तुम्हारी मदद हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ भी जाऊंगी। ये कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। एनसी कहती है कि तुम एक आर्ट एकेडमी के लिए अप्लाई करे तो तुम्हें गाना तो अच्छे से ही आता होगा। ये को फोर्स करने लगती है कि ये इसको गाना सुनाए। एनसी कहती है कि तुम गाना गाओ, मैं तुम्हें कुछ गाइडेंस दूंगी। ये कहता है कि तुम गाने के बारे में जानती क्या हो, तो एनसी कहती है कि मैं भी काफी अच्छा गा लेती हूँ। लिनताओ इन दोनों को यूँ देखकर काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद लिनताओ एनजी के डैड के लिए हॉस्पिटल खाना लेकर आता है। डैड लिनताओ से कहते हैं कि मैंने सुना है कि सर्जरी फीस तुमने पे की है। मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। लिनताओ कहते हैं कि आप मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट नहीं करें, मैं आपका फ्यूचर सन इन लॉ हूँ, वैसे भी अब हमारी बारी है कि हम आपकी टेक केयर करें। डैड कहते हैं लेकिन मैं एनजी से कहूंगा कि वो फ्यूचर में तुम्हें पैसे वापस कर दे। लिनताओ कहते हैं कि डैड आपको हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एनजी के डैड लिनताओ से पूछते हैं कि तुम दोनों 1 साल से डेट कर रहे हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में मालूम है। तो लिनताओ कहता है कि उन्हें मालूम है। एनजी के डैड कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तो काफी बिजी हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तो लिनताओ कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। अब ये एनसी के पास लाइब्रेरी आ जाता है। लाइब्रेरी आकर ये पहले गाने सुन रहा होता है, लेकिन जब यहाँ पर ये बच्चों को एग्जाम की तैयारी करते हुए देखता है तो बैग से अपनी बुक्स निकाल कर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगता है। इसको पढ़ता हुआ देख कर एनसी को बहुत अच्छा लगता है। एनसी ये के पिक्चर्स लेकर लिनताओ को सेंड कर देती है। लिनताओ की मॉम को ये के पढ़ने और काम करने की फोटोज और वीडियोस देखकर काफी अच्छा लगता है और ये लिनताओ से कहती हैं कि तुम इस वीकेंड क्या खाना चाहते हो। अपनी मॉम का ये मैसेज देखकर लिनताओ को बहुत अच्छा लगता है और ये अपनी मॉम से अपने फेवरेट खाने की फरमाइश कर देता है। काम से फ्री होकर लिनताओ एनजी से कह रहा होता है कि मैंने बहुत टाइम बाद ये को यूं हंसता मुस्कुराता देखा है। शायद घर का माहौल कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहता घर पर। एनजी लिनताओ से कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। लिनताओ कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है, इसलिए इसमें और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके बाद लिनताओ और ये अपने होम टाउन वापस आ जाते हैं। ये दोनों ग्रैंडपा के घर पर एक चेयर लेकर आते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये क्या है। लिनताओ कहते हैं कि ये मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने इस चेयर को काफी अच्छे से बनाया है। ग्रैंडपा जब चेयर पर बैठते हैं तो इनको इतना अच्छा लगता है कि ये इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया हूँ। ग्रैंडपा ये से कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते, इसलिए तुम भागकर अपने भाई के घर पर चले गए थे। तो ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो रिलैक्स करने के लिए गया था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोग अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम लोगों के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। ये आकर अब ग्रैंडपा से कहने लगता है कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जब भी तुम लोग कोई गलती करते हो तो भागकर मेरे पास आ जाते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तो वैसे ही मुझे ब्लेम करते हैं कि मैंने तुम दोनों को बिगाड़ दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या तुमने अपने डैड के बारे में सोचा है। तो ये कहता है कि अगर उन्होंने मुझे मारा तो मैं भागकर आपके पास आ जाऊंगा। लिनताओ कहता है कि घर से भागना एक ही दफा काफी है। अब ग्रैंडपा कहते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। लिनताओ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए पेस्ट्रीज भेजी हैं। ग्रैंडपा लिनताओ से कहते हैं कि तुम्हें उससे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी बहुत केयर करती है। ग्रैंडपा ये से पूछते हैं कि तुम उससे मिले हो तो तुम्हें वो कैसी लगी। तो ये कहता है कि वो बुरी नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर ये कह रहा है कि वो बुरी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद ये दोनों रात में घर आ जाते हैं। अब डैड ये को इसी बात पर डांट रहे होते हैं कि बाकी बच्चे भी तुम्हारी तरह स्ट्रेस के बावजूद पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ तुम ही स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहता है कि मैंने आपकी बात मानकर एक टॉप हाई स्कूल में एडमिशन
एडमिशन लिया, एक्स्ट्रा क्लासेस ली और यहाँ तक कि सिंगिंग पर भी गिव अप कर दिया। मैं दिन में सिर्फ 5 घंटे सो सकता हूँ और मुझे आप लोगों के कहने पर ज्यादा खाना खाना पड़ता है। क्या मैं कोई रोबोट हूँ जिसको आपके कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है? डैड कहने लगते हैं कि तुम बात किस तरह से कर रहे हो। ये कहता है कि सिर्फ मैं ही आपका बेटा नहीं हूँ, आपका सारा फोकस सिर्फ मुझ पर है। ये कहकर ये अपने रूम में चला जाता है। डैड इसको मारने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन लिनताओ अपने डैड को रोकता है। डैड लिनताओ से कहते हैं कि अब से तुम अपने सारे खर्चे खुद उठाओगे, आइंदा पैसे मांगने के लिए मेरे पास मत आना। और गुस्से में ये से चाहते हुए कहते हैं कि अगर तुमने इस साल एग्जाम क्लियर नहीं किया तो तुम दोबारा एग्जाम दोगे। आज एनसी के डैड डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं। अगली सुबह नाश्ते पर लिनताओ मॉम से कहने लगता है कि ये 18 साल का हो गया लेकिन उसके पास बिल्कुल भी आजादी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो मॉम कहती है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते हैं। लिनताओ ये की हिमायत कर रहा होता तो मॉम कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि ये का भी वही हाल हो जो तुम्हारा हुआ है? ग्रेजुएट होने के बाद भी तुम्हें जॉब नहीं मिली और अभी तक तुम अपने पेरेंट्स से घर रेंट पर लेने के लिए पैसे लेते हो। अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो अब तुम एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहे होते। इसके बाद लिनताओ अपने ग्रैंडपा के साथ वॉक करने के लिए आता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये म्यूजिक पढ़ना चाहता है। पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो ये बात रियलाइज ही नहीं करते कि बच्चों की अपनी मर्जी, उन्होंने भी अपने लिए कोई फ्यूचर सोच रखा होता है। ग्रैंडपा लिनताओ को कार्ड देते हैं। लिनताओ अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा मेरे पास पैसे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जॉब के बगैर सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है और तुम्हें उसको नाइसली ट्रीट करना चाहिए। लिनताओ ये पैसे एक्सेप्ट कर लेता और अपने ग्रैंडपा से कहता है कि जब मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा। अब लिनताओ ये के पास आता है और कहने लगता है कि मैंने सुबह मॉम से बात की थी लेकिन बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं हमारे पेरेंट्स का माइंड नहीं चेंज कर सकता। ये कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे क्यों इरिटेट होता हूँ? ये कहता है कि मैं तुमसे इसलिए इरिटेट होता हूँ क्योंकि तुम जो जिंदगी जीना चाहते थे वो तुम जी रहे हो, इसीलिए मॉम डैड की सारी उम्मीदें मुझ पर हैं और मुझे मॉम डैड के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लिनताओ को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। अब लिनताओ वापस आ जाता है और ये एनसी से कहता है कि ग्रैंडपा तुम्हारे गिफ्ट के लिए तुम्हें थैंक्स बोल रहे थे। ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए वापस घर जा रहे होते हैं। आज लिनताओ और इसके फ्रेंड्स फुटबॉल मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जब ये लोग मैच के लिए चेंजिंग रूम से निकलने लगते हैं तो लिनताओ टेबल पर पड़ी हुई ड्रिंक्स भी पकड़ लेता है लेकिन ये ड्रिंक्स अचानक इसके हाथ से छूट जाती हैं। ये देखकर लिनताओ बहुत हैरान होता है। अब लिनताओ ये ड्रिंक्स एनजी के पास ले आता है जो कि इसका मैच देखने के लिए आई होती है। ही शिंग इनके सीनियर का वीचैट मांग रही होती है लेकिन सन इसको कहता है कि तुम्हें बिला वजह बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। इसी बात को लेकर इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। लिनताओ एनजी को बताने लगता है कि मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि उनकी कंपनीज में डिजाइन डिपार्टमेंट और मीडिया डिपार्टमेंट में हायरिंग्स हो रही हैं, तो मैंने हमारी सीवी उसको अपनी कंपनी में जमा करवाने के लिए कहा है। ये सुनकर एनजी को खुशी होती है, कहती है कि मैं तुम्हें अपनी सीवी जल्दी भेज दूंगी। अब फुटबॉल गेम स्टार्ट हो जाती है। दोनों टीम्स का स्कोर बराबर जा रहा होता है। लिनताओ एक गोल करता है जिसको लिनताओ सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड में भाग रहा होता है लेकिन अचानक से लिनताओ यहाँ पर गिर जाता है। ये देखकर एनजी परेशान हो जाती है। लिनताओ के सभी फ्रेंड्स और कोच इसको देखने के लिए आ जाता है लेकिन लिनताओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। लिनताओ दोबारा खेलने के लिए जा रहा होता है तो एनजी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो लिनताओ कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। मैच के बाद ये चारों साथ में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। एनजी लिनताओ से कहती है कि क्या तुमने अपने सीनियर को ये बात तो नहीं बताई कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं? लिनताओ कहते हैं कि उसने पूछा नहीं है। एनजी कहती है कि फिर तुम उसको बताना भी नहीं। लिनताओ कहते हैं लेकिन क्यों? एनजी कहती है कि कंपनीज में ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है, अगर उन्हें मालूम हो गया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर लिनताओ का सीनियर दोंगयन भी आ जाता है। हिशिंग तो दोंगयन को देखकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। खाने के दौरान भी हिशिंग दोंगयन को स्पेशली ट्रीट कर रही होती है। ये दोंगयन से कहती है कि अब हम लोग मिल चुके हैं तो क्या हम दोस्त हैं? तो दोंगयन कहता है कि हाँ। हिशिंग कहती है कि फिर हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेना चाहिए। दोंगयन ऐसा करने के लिए मान जाता है। वीचैट दिखाते हुए ये चन को टीज कर रही होती है और कहने लगती है कि आज का डिनर मेरी तरफ से। घर वापस आकर एनजी लिनताओ के मेडिसिन लगा रही होती है, कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना चाहिए? लिनताओ कहता है कि ये मामूली सी मोच थी, इसलिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अब लिनताओ को दोंगयन का मैसेज आ जाता है। दोंगयन वॉइस मैसेज में कह रहा होता है कि मैंने तुम दोनों की सीवीज जमा करवा दी हैं और तुम लोगों का कल ही इंटरव्यू होगा। ये दोनों ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगली सुबह ये दोनों इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। दोंगयन इन दोनों के लिए कॉफी लेकर आता है। दोंगयन लिनताओ से कहता है कि मेरी अभी मीटिंग है तो तुमसे बाद में मुलाकात होगी। दोंगयन एनजी से कहता है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, अगर तुम्हें कोई मसला हुआ तो तुम मुझे बता सकती हो। एनजी इसको ऐड कर लेती है। दोंगयन यहाँ से चला जाता है तो लिनताओ को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लिनताओ जाने लगता है तो एनजी इसकी जैकेट सही करते हुए कहती है कि अब तुम जा सकते हो। इंटरव्यू के बाद लिनताओ एनजी के साथ इसके घर पर आ जाता है। डैड कहने लगते हैं कि खाने की खुशबू से मैं समझ गया था कि ये खाना
लिनताओ ने बनाया है। ये तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। डैड लिनताओ से कहते हैं कि तुमने खाना बहुत ही मजे का बनाया है। आज एनजी कन्वीनियंस स्टोर पर लिनताओ का इंतजार कर रही होती है। लिनताओ पीछे से आकर एनजी को हक कर लेता है तो एनजी कहती है कि क्या बात है। लिनताओ कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। एनजी पूछती है कि गुड न्यूज क्या है। लिनताओ कहता है कि मुझे कंपनी की तरफ से सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर एनजी बहुत खुश होती है। लिनताओ कहता है कि मैं कल डायरेक्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एनजी कहती कि बहुत ही अच्छा है। लिनताओ कहता है कि क्या तुम्हें कोई मैसेज नहीं आया, तो एनजी कहती कि नहीं। लिनताओ कहता है कि तुम्हें दोबारा चेक करना चाहिए। एनजी कहती कि मैंने किया था लेकिन वाकई में कोई मैसेज नहीं आया। लिनताओ कहता है कि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई किया तो हो सकता है कि प्रोसीजर में थोड़ा फर्क हो। एनजी कहती कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मेरे पास अभी तो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, मुझे कोई और जॉब मिल जाएगी। लिनताओ कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम पर जाना चाहता हूँ। एनजी कहती है कि मैं भी, लेकिन मैं तुम्हें ऑफिस से पिक कर सकती हूँ और तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ। कम से कम हम दोनों में से किसी एक के पास तो अच्छी जॉब होनी ही चाहिए। बेहतर है कि अच्छी जॉब तुम्हारे पास ही हो, फिर मैं तुम्हारे काम करने से फायदा उठा सकती हूँ। लिनताओ भी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये अच्छा पॉइंट है। अगली सुबह लिनताओ अपना दूसरा इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होंगशा होता है वो लिनताओ से कहती है कि मिस चान अभी मीटिंग में है तो तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। लिनताओ ऐसे ही ऑफिस देख रहा होता है तो इसकी नजर होंगशा पर पड़ती है। कॉफी मशीन काम नहीं कर रही होती तो लिनताओ इसकी इंस्टेंट कॉफी बनाने में मदद करता है। अब लिनताओ होंगशा के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ये कॉफी लेकर आ जाता है। अब लिनताओ जब बाहर आता है तो यहाँ पर क्लीनिंग वाली लेडी आकर सफाई कर रही होती है तो लिनताओ इस लेडी की मदद करने लगता है। ये लेडी वाटर डिस्पेंसर पर कैन रखने वाली होती है तो लिनताओ इस लेडी से कहता है कि आप हिंदी में ये काम कर लेता हूँ। लिनताओ जब ये काम कर रहा होता है तो यहाँ पर मिस चियान होंग आती है जो कि इससे पूछती है कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो। तो लिनताओ कहता है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मिस चियान होंग कहती है कि तुम लिनताओ हो ना। लिनताओ कहता है कि हाँ। चियान होंग इसको अपने साथ आने के लिए कहती है। अब लिनताओ मिस चियान होंग के साथ इसके ऑफिस में आ जाता है और ये लिनताओ को बताती है कि हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसमें हमें एक असिस्टेंट डिजाइनर की जरूरत है। 6 महीने तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड होगा। यहाँ पर एक आदमी आता है। मिस चियान होंग कहती है कि ये डायरेक्टर वे यांग है, तुम इनके अंडर ही काम करोगे। वे यांग इसको देख कर कहता है कि तुमने मुझे कॉफी दी थी ना। तो लिनताओ कहता है कि हाँ। वे यांग कहता है कि क्या कॉफी बनाना भी इंटरव्यू का हिस्सा है। मिस चियान कहती है कि मैं मीटिंग में थी इसलिए इसको दोपहर में पेनिट्री में काम करना पड़ा। वे यांग कहता है कि फिर तो इसको जेनिटर होना चाहिए, मेरे लिए क्यों काम करेगा। मिस चियान कहती है कि मैं इसको देखकर ये बता सकती हूँ कि ये काफी मेहनती है। मिस चियान कहती है कि इस बात का फैसला तुम करोगे कि तुम्हें इसको अपनी टीम में रखना है या नहीं। वे यांग यहाँ से चला जाता है तो लिनताओ मिस चियान से पूछता है कि क्या मुझे जॉब मिल गई है। मिस चियान कहती है कि तुम 6 महीने यहाँ पर काम करोगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि तुम्हें परमानेंट जॉब मिलेगी या नहीं। लिनताओ तो ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब लिनताओ भागता हुआ वे यांग के पास आता है और कहने लगता है कि मैं आपसे अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, लेकिन वे यांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर ये चला जाता है। एनसी बाहर इसका इंतजार कर रही होती है। लिनताओ इसको आकर बताता है कि मुझे जॉब मिल गई है। ये खबर सुनकर एनसी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। लिनताओ भी इसको इसे खुशी में घुमाने लगता है। एनसी कहती है कि आज रात हम लोग एक बहुत अच्छा डिनर करेंगे। लिनताओ की कंपनी का नाम जिजिया डिजाइन होता है। लिनताओ एनसी को जिजिया डिजाइन के स्टोर में लेकर आता है। एनसी को ये स्टोर देखकर बहुत अच्छा लगता है, कहने लगती है कि तुम एक बहुत अच्छी कंपनी के लिए अब काम करोगे। लिनताओ कहते हैं कि मैं भी डिजाइनर बना नहीं हूँ, 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है। एनसी यही कहने वाली होती है कि 6 महीने बाद तुम एक बहुत अच्छे डिजाइनर बन जाओगे, लेकिन लिनताओ एनसी को ये बात करने नहीं देता। कहता है कि अब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें इनके लेटेस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी चाहिए। अब ये दोनों एक बेड पर आकर लेट जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। लिनताओ कहता है कि काश मैं यहाँ पर सो सकता। एनजी को भी ये काफी अच्छा लग रहा होता है। लिनताओ कहता है कि चलो हम इसको खरीद लेते हैं, लेकिन एनजी जैसे ही इसकी प्राइस देखती है तो लिनताओ को ये जल्दी से बाहर ले आती है। ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते पिक्चर्स भी ले रहे होते हैं। एनजी की नजर अब वे यांग पर पड़ते कहते हैं कि इसका पोस्टर काफी कूल लग रहा है। तो लिनताओ उसको बताता है कि यही मेरा सुपीरियर है, मैं इसके असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाला हूँ। एनजी कहती है कि एक दिन यहाँ पर तुम्हारा पोस्टर भी लगेगा। लिनताओ कहता है कि हाँ, ये लोग मेरा यहाँ पर पोस्टर भी लगवाएंगे और यहाँ पर मेरा बनाया हुआ फर्नीचर भी होगा और इन फर्नीचर्स पर मेरा नाम भी होगा। एनजी कहती है कि ये सब तो बहुत कूल है। अब एनजी ऑफिस के लिए लिनताओ की पिक्चर खींच रही होती है, लेकिन एनजी इसके पिक्चर्स को देखकर हंस रही होती क्योंकि इसकी पिक्चर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई होती।
इस तरह की पिक्चर्स देखकर लिन ताओ एनसी से कहता है कि तुम दोबारा मेरी पिक्चर्स खींचो। अगले दिन लिन ताओ को अपना ऑफिस कार्ड मिल जाता है। अब होंग शाओ लिन ताओ को पूरा ऑफिस दिखा रही होती है। होंग शाओ कहती है कि मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप मिस चियान के अंडर शुरू की थी, लेकिन अभी मेरा कुछ टाइम पहले यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। अब से हम टीममेट्स हैं। लिन ताओ कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब लिन ताओ अपना एनरोलमेंट फॉर्म साइन करवाने के लिए वे ही यांग के ऑफिस में आता है। वे ही यांग एक रूट डिजाइनर है। ये लिन ताओ से कहता है कि क्या तुम कनेक्शंस का इस्तेमाल करके यहाँ पर आए हो? तो लिन ताओ कहता है कि नहीं, मैंने इंटरव्यू पास किया है। वे ही यांग कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तुम अनलकी हो क्योंकि तुम मेरी टीम में हो। मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। लिन ताओ कहता है कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। वे ही यांग कहता है कि कुछ रूल्स हैं, तो मुझे डायरेक्टर वे नहीं बल्कि मिस्टर वे कहकर बुलाओगे। कभी भी लेट मत आना और मुझसे पहले घर मत जाना, और मैं तुम्हें जो भी काम करने के लिए दूंगा उसको तुम्हें वक्त पर खत्म करना होगा। मैं तुम्हारी कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा। तुम 24/7 अवेलेबल रहोगे और मेरे सामने कभी ये बात भी मत करना कि तुम कुछ कर नहीं सकते या तुम कुछ जानते नहीं हो, और जब तक कोई जरूरी बात ना हो मुझसे बात नहीं करना। ये सब रूल्स बताने के बाद मिस्टर वे इसका एनरोलमेंट फॉर्म साइन कर देता है। अब लिन ताओ जब अपना डिजाइन लेकर यहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर वे इसको रोकता है, कहने लगता है कि क्या तुम किंग ऑफ ग्लोरी या पबजी जैसे गेम्स खेलते हो? लिन ताओ कहता है कि मैं दोनों खेलता हूँ। लिन ताओ को रैंक भी काफी अच्छा होता है। ये सुनकर मिस्टर वे को बहुत खुशी होती है। मिस्टर वे कहता है कि वर्किंग आवर्स के दौरान तुम गेम्स नहीं खेलोगे वरना मैं तुम्हें पंच मारूंगा। लिन ताओ कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मिस्टर वे कहता है कि सबसे पहले तो तुम मेरे ऑफिस से चले जाओ। अब लिन ताओ अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है। इसके पास अभी करने के लिए कोई भी काम नहीं होता। अब एनसी लिन ताओ को पिक करने के लिए आती है तो लिन ताओ कहता है कि तुम्हें मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। एनसी कहती है कि आज तुम्हारा काम का पहला दिन था तो इसको सेलिब्रेशन कहते हैं। तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? लिन ताओ कहता है कि ठीक था, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा मैंने इमेजिन किया था। लिन ताओ कहता है कि मैं सारा दिन बैठा रहा और मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। किसी ने मुझसे बात भी नहीं की, सिर्फ एक लड़की ने मुझे ऑफिस घुमाया जो इंटर्नशिप कर रही है यहाँ पर। एनसी लड़की का नाम सुनकर इसका हाथ छोड़ देती है, कहती है कि तुम्हारी मुलाकात एक लड़की से भी हो गई है। लिन ताओ कहता है कि वही लड़की है जिससे हमारी मुलाकात इंटरव्यू पर हुई थी। एनसी कहती है कि क्या वो सुंदर है? तो लिन ताओ इसको होंग शाओ का फीचर दिखा देता है। एनसी इसकी पिक्चर देखने के बाद कहती है कि ठीक है, तुम लोग दोस्त बन सकते हो। लिन ताओ एनसी से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मैसेज नहीं आया इंटरव्यू के हवाले से? एनसी कहती है कि काफी टाइम गुजर गया, मुझे लगता है कि मैं इंटरव्यू पास नहीं कर सकी। वैसे मैंने दूसरी कंपनीज के लिए अप्लाई किया है, कल मेरा एक इंटरव्यू है। लिन ताओ कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, अब मेरे पास जॉब है तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। एनसी ये बात सुनकर खुश होती है और इसको थैंक्स करने लगती है। अब डोंग यॉन कंपनी में अपने फ्रेंड से एनसी के इंटरव्यू के बारे में पूछने के लिए आता है तो इसको बताती है कि डिपार्टमेंट हेड ने किसी और को चूज कर लिया है। डोंग यॉन कहता है कि क्या तुम कोई मदद कर सकती हो? तो ये कहती है कि मैं उसकी सीवी दूसरी कंपनीज में भी भेज देती हूँ। ऐसा करने के लिए डोंग यॉन इसको थैंक्स करता है। इसके बाद लिन ताओ एनसी के लिए लॉलीपॉप्स लेकर आता है तो एनसी कहती है कि मुझे लॉलीपॉप्स इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम बीमार हो गई थी, उनको हर रोज मेडिसिन लेनी पड़ती थी, इसलिए मेरे डैड हर रोज मेरी मॉम के लिए लॉलीपॉप्स लाया करते थे। जब भी मैं अपसेट होती थी तो मेरी मॉम मुझे अपना लॉलीपॉप दे दिया करती थी। जब मैं 9 साल की थी तो मेरी मॉम की डेथ हो गई। उस टाइम पर मैं हर रोज लॉलीपॉप खाया करती थी क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई भी मिठास बाकी नहीं रही थी। लिन ताओ कहता है कि तुम्हें इन लॉलीपॉप्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम एक स्वीट इंसान हो। एनसी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं? लिन ताओ कहते हैं कि हम तो उसी मोमेंट बड़े हो गए थे जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। एनसी कहती है कि बड़े होने के साथ जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। ये दोनों लॉलीपॉप्स खा रहे होते हैं तो लिन ताओ कहता है कि अब से तुम्हारे सारे लॉलीपॉप्स मैं बाय किया करूंगा। आज मिस्टर वे की अपनी टीम के साथ मीटिंग होती है। ये लिन ताओ से कहता है कि अपनी टीम से अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। लिन ताओ यही बता रहा होता है कि किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है तो मिस्टर वे कहने लगता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, बात सीधी सी ये है कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बाकी सबसे कहता है कि अगर तुम लोगों को कोई भी बेसिक सवाल पूछने हैं तो तुम्हें होंग जिया से पूछ लेने चाहिए। और ये लिन ताओ से कहता है कि अभी तुम्हें प्रोफेशनल मामलात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने टीममेट्स को असिस्ट करोगे। अब लिन ताओ फोटोकॉपी वगैरह का काम करना शुरू कर देता है तो उसी तरफ एनजी हेशन के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। अब लिन ताओ सबके लिए कॉफी बना रहा होता है। मिस्टर वे की कॉफी ये एनजी के तरीके से बनाता है। लिन ताओ कॉफी लेकर मीटिंग में आ जाता है। अब एनसी हेशन से कह रही होती है कि कल लिन ताओ की बर्थडे है, मुझे उसके लिए केक बनाना है। हेशन कहती कि उसकी बर्थडे तो कल है तो तुम्हें आज केक क्यों बनाना है? एनसी कहती क्योंकि मैं 12 बजे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अब मिस्टर वे लिन ताओ को काम कहता है। लिन ताओ बस यही पूछ लेता है कि मुझे किस ग्रुप में ये सेंड करना है तो मिस्टर वे काफी रूडली कहता है कि क्या ग्रुप में भी मुझे ही तुम्हें ऐड करना होगा। ये कहकर यहाँ से चला जाता है तो उसका टीम
टीममेट कहता है कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, ये इसी तरह से बात करते हैं। लिंदाओ को दूसरा टीममेट बताने लगता है कि मुझे भी शुरू के 1 महीने में ये इसी तरह से ट्रीट किया करते थे। अब एनजी लिंदाओ से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है तो ये देखती है कि मिस्टर वे लिंदाओ को बहुत बुरी तरह से डांट रहे होते हैं। मिस्टर वे इसको कहते हैं कि जब तक तुम ये काम खत्म नहीं करोगे तुम यहाँ से जा नहीं सकते। ये कहकर मिस्टर वे चला जाता है। एनसीपी ये सब देखने के बाद जा चुकी होती है। अब सभी लोग काम करके जा चुके होते हैं लेकिन लिंदाओ अभी तक काम कर रहा होता है। डोंगयन इसके पास आता है। डोंगयन लिंदाओ की मदद करता है। एनसी अब लाइब्रेरी में काम करने के लिए आ गई होती है। डोंगयन लिंदाओ से कहता है कि अब तुम ये सबमिट करवा सकते हो। लिंदाओ उसको थैंक्स करता है कि तुमने आज मेरी बहुत मदद की है। डोंगयन कहता है कि तुम्हारे बॉस से डील करना बहुत मुश्किल है, इसलिए चलो हम साथ में खाना खाते हैं। एनजी ने लिंदाओ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक बनाया होता है और ये यहाँ पर लिंदाओ का इंतजार कर रही होती है। एनजी को लिंदाओ की कॉल आती है। कहने लगता है कि मुझे आज अपना फोन चेक करने का टाइम ही नहीं मिला और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। एनजी कहती है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? तो लिंदाओ कहता है कि हाँ मेरा काम अभी खत्म हुआ है, मैं डोंगयन के साथ डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। जब तुम काम खत्म कर लोगी तो तुम भी आकर हमें ज्वाइन कर लेना। लेकिन एनजी इसके लिए इनकार कर देती है। अब स्टडी हॉल ऑनर एनजी से आकर कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? एनजी कहती है कि शायद मुझे ठंड लग गई है। ये एनजी से कहती है कि तुम आज जल्दी घर जाकर आराम कर लो। लिंदाओ डोंगयन के साथ डिनर कर रहा होता है कि इसको स्टडी हॉल ऑनर का मैसेज आता है कि एनजी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम वापस घर जाकर उसको चेक कर लेना। लिंदाओ डोंगयन से कहता है कि मेरी दोस्त बीमार है इसलिए मुझे उसको देखने के लिए जाना है। लिंदाओ जल्दी से घर आ जाता है। घर आकर ये एनजी का बुखार चेक करता है। लिंदाओ कहता है कि ये इतना सीरियस नहीं है, क्या तुमने दवाई ली है? एनसी कहती कि अभी नहीं। लिंदाओ इसके लिए मेडिसिन बनाने लगता है तो एनसी कहती कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी तबीयत खराब है? लिंदाओ कहता है कि मुझे आन ने बताया था इसीलिए मैं जल्दी से वापस आ गया। लिंदाओ एनसी को मेडिसिन पीने के लिए देता है। मेडिसिन पीने के बाद एनसी लिंदाओ को हक करती है तो लिंदाओ कहता है कि क्या हुआ है? एनसी कहती कि कुछ भी नहीं, मेरा दिल चाह रहा था तुम्हें हक करने का। लिंदाओ कहता है कि मैं काम में इतना बिजी था कि मैं तुम्हारी सही से टेक केयर ही नहीं कर पाया, इसी वजह से तुम बीमार भी हो गई हो। ये मेरी गलती तो तुम मुझे माफ कर दो। एनसी कहती कि नहीं, काम में बिजी होने के बावजूद भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। अब एनसी के फोन पर रिमाइंडर अलार्म बजता है। इसको देखते ही एनसी लिंदाओ से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। लिंदाओ एनसी के कहने पर आंखें बंद कर लेता है। एनसी लिंदाओ के लिए केक लाते हुए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रही होती है। लिंदाओ को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। एनसी लिंदाओ को विश मांगने के लिए कहती है। लिंदाओ जल्दी से विश मांगता है और फिर ये दोनों एक साथ कैंडल ब्लो करते हैं। एनसी लिंदाओ को बर्थडे विश करती है। ये देखकर लिंदाओ एनसी को किस करने लगता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ केक खा रहे होते हैं। लिंदाओ एनसी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं डिजाइनर बन सकता हूँ? एनसी कहती है कि ये बात तुमसे तुम्हारे कोलीग ने कही है या लीडर ने? लिंदाओ कहते हैं कि किसी ने नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। एनसी कहते हैं कि तुम्हें आज काम पर डांट पड़ी है ना? लिंदाओ कहता है कि जब से मैं ऑफिस जा रहा हूँ मैं सारे जेनेटर वाले काम करता हूँ, मैंने अभी तक एक डिजाइन टास्क नहीं किया। ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं कंपनी का वाहिद इंसान हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। एनसी कहती है कि मुझे भी ग्रेजुएट होने के बाद अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, क्या मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है? लिंदाओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम हाई स्कूल से ही काफी मेहनत कर रही हो, तुमने तो अपार्टमेंट के लिए भी इतने पैसे सेव किए, तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। एनसी कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा ही बहुत एडमायर किया क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में क्लियर गोल है, जबकि मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहती हूँ। मुझे तो ये तक मालूम नहीं है कि आखिर मैं क्या करना चाहती हूँ। तुम मुख्तलिफ हो, तुम डिजाइनर बनना चाहते हो, ये तुम्हारा सपना है जिससे तुम पहले भी कभी पीछे नहीं हटे और ना ही आइंदा कभी पीछे हटोगे। लिंदाओ को इसकी ये बात सुनकर काफी अच्छा लगता है। एनसी कहती है कि अभी काम पर अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है या ये महसूस होता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो यही सब चीजें तो तुम्हें एक अच्छा डिजाइनर बनाने में मदद करेंगी। तुम्हें उस दिन के बारे में सोचना चाहिए जब शॉपिंग मॉल्स में तुम्हारे पोस्टर्स लगे होंगे और स्टोर्स में तुम्हारा बनाया हुआ फर्नीचर मौजूद होगा। तुम अभी जो कुछ भी कर रहे हो उसी दिन के लिए कर रहे हो। लिंदाओ कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। लिंदाओ उसको थैंक्स बोलता है तो एनसी कहती है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी ताकि तुम एक आउटस्टैंडिंग डिजाइनर बन सको। तुमने जो मुझसे बड़े बड़े वादे किए हैं तुम्हें वो भी तो पूरे करने हैं। लिंदाओ एनसी की बातें सुनकर हंस रहा होता है। आज हिशिंग को एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से बेकिंग का कुछ सामान आया होता है। हिशिंग इसको देखकर कहती है कि लाइव स्ट्रीम पर इस तरह का सामान बेचना बहुत मुश्किल है तो एनसी कहती है कि तुम्हें ये सामान बेचने की जरूरत नहीं है, ये इतना अच्छा सामान है, हमें घर पर ही इसको रख लेना चाहिए। हिशिंग कहती है कि तुम इन सब का क्या करोगी? तो एनसी कहती है कि मैं इससे केक्स बनाऊंगी। हिशिंग कहती है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये रख सकती हो। अब बातों बातों में हिशिंग को जब मालूम होता है कि कल लिंदाओ डोंगयन के साथ डिनर करने के लिए गया तो हिशिंग कहती है कि वो जॉब के सिलसिले में तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है, तुम्हें उसको डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। एनसी तो ऐसा नहीं करना चाह रही होती लेकिन हिशिंग इसको फोर्स करती है। अब एनसी डोंगयन को डिनर पर इनवाइट कर लेती है। डोंगयन कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे साथ डिनर कर सकता हूँ। हिशिंग डोंगयन से आज मिलने के बारे में पूछती है तो डोंगयन मान जाता है। हिशिंग तो बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है कि आज ये डोंगयन के साथ डिनर करेगी। लिंदाओ को आज भी अपने
अपने काम पर डांट पड़ रही होती है कि ये सही से काम नहीं कर रहा। रिसेप्शन पर लिनताओ की दोंगयन से मुलाकात होती है। लिनताओ दोंगयन से कहते हैं कि क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो। दोंगयन कहता है कि आज मुझे एनजी ने डिनर करने के लिए इनवाइट किया है। लिनताओ कहते हैं कि उसने मुझे बताया था लेकिन मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। दोंगयन कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब दोंगयन एनजी को पिक करने के लिए इसके घर पर आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पर हिशन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। दोंगयन इससे पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में रहती हो, तो हिशन कहती है कि मैं अपने लिए घर तलाश कर रही हूँ, इसीलिए अभी मैं एनजी के साथ रह रही हूँ। अब हिशन जल्दी से फ्रंट सीट पर जाकर बैठ जाती है। दोंगयन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। अब ये तीनों डिनर करने के लिए आ गए होते हैं, लेकिन हिशन डिनर पर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है। अब डिनर के दौरान हिशन दोंगयन को रैप करके भी दिखाने लगती है, लेकिन दोंगयन को इसकी ये सभी हरकतें अच्छी नहीं लग रही होती। अगले सुबह मिस्टर वे लिनताओ को इस बात पर डांट रहा होता है कि आज उसको आने में देर हो गई है। ये जब लिनताओ से कल के काम के बारे में पूछता है तो लिनताओ कहता है कि वो मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि मुझे वो काम करना नहीं आ रहा था। मैंने टीममेट से भी पूछा लेकिन सभी बिजी थे, कोई मेरी मदद नहीं कर सका। मिस्टर वे इसको डांटते हुए कहता है कि कंपनी एक किंडरगार्टन नहीं है जो यहाँ पर लोग तुम्हें काम करना सिखाएंगे। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम तो तैयार ही नहीं हो काम करने के लिए। लिनताओ कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूँ। लिनताओ कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं फोटोकॉपी, कॉफी बनाना और मीटिंग रूम्स बुक करने का काम कर रहा हूँ। क्या ये एक डिजाइनर का काम है? ये मेरी पहली जॉब है, इसीलिए मेरे पास काफी सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या मुझे चीजें सीखने के लिए कुछ वक्त भी नहीं मिल सकता? मैंने यहाँ पर डिजाइनर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, ना कि एक जेनिटर की पोजीशन के लिए। मिस्टर वे कहते हैं कि क्या तुम एक डिजाइनर हो? लिनताओ कहता है कि नहीं। मिस्टर वे कहने लगते हैं कि फिर तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि मुझे तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं है। मिस्टर वे गुस्से में से कहते हैं कि अगर तुम कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम जाकर अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। लिनताओ कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मिस्टर वे कहता है कि यहाँ से फौरन चले जाओ और जाकर अपना काम करो अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो। लिनताओ मिस्टर वे से माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। लिनताओ बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया होता है कि बाहर आकर बहुत जोर से चिल्लाता है। मिस च्यान होंग भी इसके पास आकर चिल्लाने लगती है। मिस च्यान होंग को यहाँ पर देख कर लिनताओ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। मिस च्यान होंग कहती है कि क्या तुम्हें डांट पड़ी है? तो लिनताओ कहता है कि हाँ। मिस च्यान होंग कहती है कि हमें डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए हर रोज 1300 सीवीज मिलती हैं और हम उनमें से सिर्फ 3 ही लोग हायर करते हैं। तुम वो पहले ग्रेजुएट हो जिसको बगैर किसी एक्सपीरियंस के हायर किया गया है। मिस च्यान होंग कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्यों चूज किया गया? लिनताओ कहता है कि नहीं। मिस च्यान होंग कहती है कि मैंने तुम्हें चूज नहीं किया बल्कि मिस्टर वे ने तुम्हें खुद चूज किया है। ये बात सुनकर लिनताओ बहुत शॉक होता है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।